हमने पिछले चैप्टर में जाना कि कितने सारे कंपाउंड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़फुल रहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि थोड़े बहुत ऐसे कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। हम वो भी पढ़ेंगे कार्बन एक ऐसा एलिमेंट कि जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों तरीके से, एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि तत्व और संयोजन दोनों स्वरूप में वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अभी एक्टिविटी 4.1 में हमें ऐसी चीज़ें इकट्ठा करनी है और उसे 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसी एक चीज़ कि जो मेटल से बनी हुई हो, ऐसी चीज़ें कि जो कांच की या मिट्टी की बनी हुई हो, और ऐसी चीज़ें जो इसमें इन दोनों में से एक में से भी न बनी हुई हो। और ये सब चीज़ें इकट्ठा करके हमने ये नोट किया कि लास्ट कॉलम के अंदर कई चीज़ों को हम देख सकते हैं और आपके जो टीचर है वो आपको ये कह सकेंगे कि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें कार्बन के कंपाउंड में से बनी हुई है। और क्या आप कोई मेथड ऐसी सोच सकते हो जिससे हम ये टेस्ट कर सकें कि इसके अंदर कार्बन है या नहीं है? क्या आप ऐसी कोई मेथड अगर जानते हो तो उनमें से एक क्या है? तो क्या कोई वो चीज़ को जलाना। क्यों? अगर किसी कंपाउंड के जिसके अंदर कार्बन है, अगर हम उसे जलाएंगे तो एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर हमें ब्लैक कलर का मटेरियल मिलेगा जो कार्बन है। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और कई ऐसी और चीज़ें हैं कि जिसने हमें यहाँ पे लिस्टेड किया ऑन द बेसिस ऑफ जो कार्बन एलिमेंट है उसका जो वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन, यानी कि कार्बन जो है वो कई तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे वर्सेटाइल एलिमेंट, कई सारे यूजेस है उसके, सो इट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स कार्बन के बेस्ड होते हैं, यानी कि उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर, और एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास है उसके अंदर भी ये कार्बन बहुत कम मात्रा में भी देखने को मिलता है। अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी कि उसका ऊपर का जो भाग है, उसके अंदर ओनली 0.02% ऑफ कार्बन हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो किस प्रकार के मिनरल्स? तो जिसमें कार्बोनेट्स भी होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी होते हैं, कोल या पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो उसके अंदर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी कम मात्रा होने के बावजूद कार्बन जो है, जो नेचर में हमें मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि ये कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उसके लक्षण क्या है, और ये कार्बन जो है उसके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट उसे बनाता है। तो 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। पिछले चैप्टर में हमने वो स्टडी किया कि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ऊंचे, और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं दोनों फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर उसके मॉल्टन यानी कि पिघले हुए फॉर्म में। हमने ये भी देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स का जो बॉन्डिंग है उसका नेचर क्या है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बहुत थोड़े कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभ्यास करेंगे। तो
ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर्स, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती है, बहुत ही कम, यानी मान लो कि 95%। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2, फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1, जो आपको पेज नंबर 59 टेक्स्ट बुक में दिखा गया है, टेबल 4.1, उसमें जो कंपाउंड्स है वो कार्बन कंपाउंड्स है, और यहाँ पे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाया गया है। जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3 और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 और बॉइलिंग पॉइंट है 334। इथेनॉल CH3CH2OH, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। मीथेन, जो हम CNG गैस में भी यूज़ करते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन। तो हमने ये देखा कि ये जो कंपाउंड्स है उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आयोनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर किए जाए तो वो बहुत कम है, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिए आयोनिक कंपाउंड्स, उसकी कंपैरिजन में इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। तो उसके ऊपर से हम ये तय कर सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, ये जो कंपाउंड्स है कार्बन कंपाउंड्स, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है। सिंस ये जो कंपाउंड्स है वो लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, तो उसके ऊपर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स के बॉन्डिंग्स है वो किसी भी तरह के आयंस बनने की जो एक कैरेक्टर होता है उसे बढ़ावा नहीं देते। क्लास 9th में हमने ये पढ़ लिया कि अलग अलग कई एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो, और वो कैसे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं। अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हम जानते हैं कि किसी भी तत्व यानी कि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके ऊपर से ये तय किए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दूसरी उसके बाद की जो ऑर्बिट आती है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के केस में क्या होगा, पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन की आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 4, यानी कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो उसकी जो टेंडेंसी होती है कि वो उसकी आउटर सेल जो होती है वो कैसे कंप्लीट करने के लिए उसकी टेंडेंसी है। जैसे कि वो हमेशा तैयार रहता है कि वो नोबल गैस का जो स्ट्रक्चर होता है आउटर सेल का, उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, इलेक्ट्रॉन पाकर या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर। जो भी आयोनिक कंपाउंड बनाते हुए जो एलिमेंट्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करके अपने जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसे नोबल गैस की सेल की तरह कंप्लीट करने के लिए ट्राई करते हैं। कार्बन के केस में क्या होता है, उसकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, और वो दोनों में से एक कर उससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का ट्राई करेगा।
तो वो क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा? तो उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद C4 माइनस एनायन बना सकता है, लेकिन ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसके न्यूक्लियस के लिए। क्यों? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, क्योंकि उसका आयनिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है वो 6 है। उसका मतलब ये होता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी दूसरा नंबर का जो सेल है उसे कंप्लीट करने के लिए उसे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए दूसरी सेल में और वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 प्लस और 4 यानी कि 10 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है बीच में वो 4 ही है। तो इससे क्या होगा? तो डिफ़िकल्ट बन जाएगा कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ 6 प्रोटॉन और उसके सामने 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसे संभाल नहीं पाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गंवा दे यानी कि लूज कर दे तो C4 प्लस कैटायन बन जाएगा। तो उसके लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन उसकी जो आउटर मोस्ट यानी कि सेकंड सेल जो है, सेकंड ऑर्बिट, उसके अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation, यानी कि उसे कैटायन बनने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्यों? फिर उसके अंदर से 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और पहली सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन, तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा, वो एनर्जी बहुत इसके लिए चाहिए इसलिए। और कार्बन ने ये जो प्रॉब्लम है वो अपने आप कैसे सॉल्व किया, यानी कि वो क्या करता है कि अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम ऑफ कार्बन अथवा या फिर मान लो दूसरे को एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसके साथ अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे शेयर करता है, यानी कि गेन नहीं करता है या लूज भी नहीं करता है, वो शेयरिंग करता है। कार्बन ही ऐसा नहीं है, और कई एलिमेंट्स है उसके मॉलिक्यूल्स है जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स, यानी कि जो 2 एटम इस तरह से जुड़ते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो वहीं पे होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। और दोनों एटम्स वैसे करके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का एक कैरेक्टर रखते हैं, यानी कि नेचर रखते हैं। अभी कार्बन कंपाउंड के ऊपर हम ज़्यादा बात करें उससे पहले थोड़े बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के ज़रिए फॉर्म्ड होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। और ऐसा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है इस तरह से बनता है वो है हाइड्रोजन। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, आयनिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है सिर्फ 1, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो है 1। हैंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन। और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट सेल जो बोला जाता है उसे के शेल बोलते हैं। अभी के शेल खुद ही इनकम्प्लीट है, जैसे कि हमने पढ़ा कि पहली ऑर्बिट जो होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होकर वो ख़त्म होती है और उसके अंदर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट के शेल को कंप्लीट होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ अपना जो ये के शेल वाला हाइड्रोजन है उसको शेयर करेंगे और एक मॉलिक्यूल
क्रिएट करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसे H2 बोला जाता है। यानी कि दोनों की फर्स्ट सेल के जो है उसके अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे शेयर करेंगे एक दूसरे को कि वो दोनों अपनी फर्स्ट सेल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाकर उसे जो नोबल गैस स्ट्रक्चर यानी कि नोबल गैस मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, उस तरह से दिखाएंगे। और इस तरह से हर एक हाइड्रोजन एटम है वो अपने नज़दीकी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और वे उसका नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, क्योंकि हीलियम के अंदर उसकी जो के शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। We can depict these using dots और crosses to represent valence electrons। और जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 के ऊपर फिगर 4.1 के अंदर जो दिखाया गया है कि दो हाइड्रोजन एटम्स है वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर कैसे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो दिखाया गया है।